वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं आपका अजय सर फिर से एक बार आपके चैनल पर हाजिर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर। इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सभी की जो तैयारी चल रहे होंगे मेरे उम्मीदों के अनुसार अच्छा से चल रहा होगा, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन टूटेगा तो समझ लें कि आपको एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा और इतने लगातार एग्जाम होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप हर एग्जाम को अंतिम एग्जाम माने और अंतिम एग्जाम मानकर क्या करें कि अपने अंजाम को पूरा करें। और नहीं तो क्या होगा कि परेशानी होगी कि धीरे धीरे क्या होगा, टाइम आपका लैप्स कर रहा है, उसके बाद उतनी वैकेंसी नहीं मिलेगी, उतने जो अवसर जो है वो नहीं मिल पाएगा और फिर से परेशान हो जाइएगा। तो एक एक करके आप कोशिश करें कि सेट लगाएं, चाहे वह रेलवे हो, बीएसएससी हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या आपका यूपीएसआई हो। बहुत ऐसे अवसर आ गए हैं आपके पास कि अब मत चूको, चौहान वाली रणनीति अपनाइए। अगर चूक गए तो फिर जीवन में बहुत ही कठिनाई सहना पड़ेगा। तो आज इसी के साथ हम चर्चा में लेके चलेंगे अक्षांश और देशांतर। यहां से देखिएगा कि अक्सर प्रश्न आते हैं, चाहे वह आपके कमीशन लेवल के एग्जाम होते हो या अगर आप देख लें कि चाहे वनडे एग्जाम होते हो, तो ये जो टॉपिक है यह कहीं ना कहीं अपने महत्व को, अपने इंपॉर्टेंसी को बता देता है कि यहां से सवाल आते हैं। तो आज हम लोग बनेंगे और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, जब तक कि पूरा अक्षांश और देशांतर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है हमारी पृथ्वी की एक काल्पनिक ग्लोब जिसे हम कहते हैं। तो कभी कभी आता है ग्लोब जो है क्या है, तो पृथ्वी का एक मॉडल है, एक प्रारूप है। और इस ग्लोब पर ही अगर हम देखें कि दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, एक को हम कहते हैं अक्षांश रेखा और दूसरे को कहा जाता है देशांतर रेखा। एक को अक्षांश रेखा और दूसरे को हम कहते हैं देशांतर रेखा। अब ये देखना है कि आखिर अक्षांश रेखा हमें क्या बताता है और देशांतर रेखा हमें क्या बताता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि आखिर अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। जैसे यहां देखिएगा कि अगर इसको हम देख लें तो यह पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से काट देती है और इसे हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें कि इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। और इस 0 डिग्री अक्षांश के नाम भी बहुत सारे हैं। यह बिल्कुल बराबर भागों में काट रहा है, तो इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा का क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है विषुवत रेखा। एक और नाम जो हो जाता है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और एक और नाम हो जाता है जो अंग्रेजी में कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री पर जो रेखाएं खींची जाती है, थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त करो और बने रहो। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के दो भागों में बांट दी, जिसे हमने क्या कहा, भूमध्य रेखा, उसे क्या कहा, विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में हमने क्या कहा, इक्वेटर कहा है। क्लियर। और जब इस 0 डिग्री अक्षांश से हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो एक 23.5 डिग्री अक्षांश मिलता है, 23.5 डिग्री। तो इस 23.5 डिग्री अक्षांश को अगर हम देखें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछा कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। सवाल घुमा के पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछेगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से खींचे जाने वाली रेखा वो कौन सी काल्पनिक रेखा होती है। तो वो कौन सी काल्पनिक रेखा होगी, तो वह जो रेखा होती है वह अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, बिल्कुल समझना है। पढ़ाई का मतलब रट्टू लाल मत बनो, रट्टू लाल बनोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई।
एकदम बिल्कुल जोड़िए। मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कर दिया तो फिर मेरा नाम बदल देना, ठीक है। एकदम दावा है, दावा है। आप एकदम बिल्कुल बने रहें। हाँ, मेहनत तो करना होगा। अगर मेरा साथ आपका है तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और किसी ना किसी एग्जाम को फाइट कर जाएं। तो आइए टॉपिक के पास। तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा से बहुत सारे सवाल भी आते हैं, जैसे पृथ्वी को दो भागों में कौन बांटा था, तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। लेकिन भारत जैसे देश को दो भागों में कौन काटता है, तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो काटेगा वह भारत के 8 राज्यों से होकर चलेगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ऊपर की ओर गए तो कर्क रेखा, फिर नीचे की ओर आएंगे यानी जिसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और यह क्या होगा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश होगा। और इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, तो यहीं पर लिख डालते हैं, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसको जो कहा जाता है ये क्या कहा जाता है, मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो खींची जाएगी उसे मकर रेखा कहेंगे, ठीक है। इसके बाद और जब नीचे आइएगा तो इसको 66.5 डिग्री कहा जाता है, और 66.5 डिग्री पर जो खींची जाएगी रेखा उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। इसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। लेकिन ठीक जैसे दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 पड़ गए थे, 66.5 डिग्री अक्षांश को हमने देखा था, तो पृथ्वी के ऊपर भी तो होगा 66.5 डिग्री, ठीक है। तो जैसे और ऊपर की ओर अगर हम चलते हैं तो एक और रेखा मिलेगी, यहां पर डायग्राम हम लिख देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है आर्कटिक, आर्कटिक रेखा कही जाती है, आर्कटिक रेखा कही जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे जाते हैं तो क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिला, कर्क रेखा के बाद क्या मिला, आर्कटिक रेखा मिला। और ऐसे यहां से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहां जो होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। और कितने मिलेंगे तो जरा देख लीजिएगा कि 90 ऊपर मिलेंगे, और ठीक जैसे नीचे की ओर आएंगे तो 90 हमारा क्या होगा, वह नीचे की ओर आएगा। तो अक्षांश में अगर हम देखें तो पूछ लेगा कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो जरा देखिएगा कि 90 ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, और 90 कहां पर आ जाता है, नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में। और टोटल संख्या पूछ लेगा कि ग्लोब पर खींचे जाने वाली अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी, तो 90 ऊपर, 90 नीचे और एक और, तो कितना हो गया 181 होता है, ठीक है, 181। अब जरा देखिएगा कि अक्षांश की थोड़ी सी बात कर लें, इसके बाद हम लोग देशांतर पर नजर डालेंगे कि आखिर अक्षांश क्या है और क्या होता है। तो देखिएगा कि अक्षांश जो है इसका प्रयोग कहां किया जाता है, अक्षांश का प्रयोग हम कहां करेंगे, तो अक्षांश का प्रयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है, या दूरी को मापने के लिए किया जाता है। डायग्राम देखते रहिएगा, दूरी को मापने के लिए अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर देख लें, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो होगी वह कितनी होगी, तो यह 111 किलोमीटर का होता है, यह जो होगा 111 किलोमीटर का होता है। इसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं कि जैसे जैसे यानी सबसे बड़ा व्यास वाला कौन सा अक्षांश रेखा है, सबसे ज्यादा बड़ा व्यास के दृष्टि से देखें तो कौन सा अक्षांशीय रेखा है, तो वह हो जाता है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो सवाल आएगा सर्वाधिक व्यास वाला अगर देख लें तो सर्वाधिक व्यास कौन सा है भाई, तो सर्वाधिक व्यास वाला अगर हम देख लेते हैं तो वो हो जाता है कौन सा, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको हम क्या कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। लेकिन जब यहां से हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं या जैसे जैसे नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे जो भी रेखाएं हैं उनके क्या होंगे, उनके व्यास डायमीटर जो होगा जो वह छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि दोनों ध्रुवों पर, थोड़ा सा डायग्राम देखें कि दोनों ध्रुवों पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो दोनों ध्रुवों पर स्थिति क्या होगी, तो दोनों ध्रुवों पर
व्यास क्या होगा भाई? तो व्यास क्या होगा? कम होगा, माइनस होगा। मतलब जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे क्या होता है कि अक्षांश रेखा का जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वह कम होता जाता है। लेकिन दोनों ध्रुवों से फिर विषुवत रेखा की ओर चले, तो दोनों ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर चलेंगे तो क्या होगा? तो फिर से व्यास बढ़ना शुरू हो जाएगा और सबसे ज्यादा व्यास वाला जो होगा वो कौन होगा? तो भूमध्य रेखा होगा, इक्वेटर होगा। क्लियर? चलिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं कि यहां अक्षांश के बाद एक और आता है जिससे हम कह लें, संख्या देख लें, संख्या हमने यहां लिख देते हैं। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? अक्षांशों की संख्या देख लें तो अक्षांशों की संख्या जो हो जाएगी 181 हो जाएगी। दूरी हमने लिख दी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 यानी 111 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक और कैसी रेखा है। तो जरा देखिएगा, यह पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखा है। पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखा है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, यह एग्जाम में आ चुका है कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर तो नहीं है लेकिन हमारे ग्लोब पर खींची गई है। और यह कैसी रेखा है? इमेजिनरी है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और कैसे खींची गई है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। जब पूरब से पश्चिम की ओर एक अक्षांशीय रेखा खींची गई है तो ये होता कैसा है? तो एक दूसरे के समानांतर होता है। ये कैसा होगा? एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? हमें नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा तो कमेंट करो, लाइक करो यार, कर डालो, करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए ना, हम चेंज करेंगे, बदल डालेंगे। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा है, एक दूसरे की क्या होता है? समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर रेखा होता है। इसके बाद जब अक्षांश रेखा ये हमारा खत्म हो जाता है तो इसी पर, इसी ग्लोब पर एक और रेखा खींची गई है। और ये जो खींची गई है यह कैसे खींची गई है? सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हम मिटा देंगे जल्दी से बाबू। चलो बाबू लोग, हो गया? अरे जल्दी कर यार। चलिए, हमें लग रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इसके बाद अक्षांश के बाद एक और रेखा की जो हम बात कर रहे थे वह कौन सी रेखा है? जिसे हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देशांतर लंबा है, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहें। दुनिया कहती है, मैं भी कह रहा हूं। ठीक है, मिटा दें? मिटा देते हैं। चलिए, क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जरा देखेंगे अब हम लोग देख लेते हैं कि यहां से, इस ग्लोब से एक रेखा खींची जाएगी तो वह कहां? उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तरी ध्रुव के केंद्र बिंदु और दक्षिणी ध्रुव के केंद्र बिंदु। यहां कोई पॉइंट होगा और यहां कोई पॉइंट होगा। इससे दो रेखाएं निकलेगी, सिंगल नहीं, दो रेखाएं निकलेगी और ऐसे चलेगी, दो रेखाएं निकलेगी और ऐसे चलेगी। और जब ऐसे चलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर कहा जाता है। ठीक है, और देशांतर का अगर हम देखें कि आखिरी जो देशांतर है, ठीक है, यह कौन सी खींचे जाने वाली? तो उत्तर से, पूरा लिख देते हैं, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण खींचे जाने वाली क्या है? यह रेखा है। डायग्राम समझते जाइएगा। उत्तर से दक्षिण खींचे जाने वाली रेखा देशांतर रेखा है। अब जरा देखिएगा कि टोटल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ऊपर वाले को हमने देखा था, कितना था? अगर देखें कि अक्षांशों की संख्या 181, लेकिन देशांतरों की संख्या जो होगी वह 180 इधर और 180 इधर, यानी टोटल अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 360। मतलब देशांतर की संख्या देख लें कि कितना होता है। तो देशांतर की जो संख्या होगा यह कितना होगा? 360। अब बात रह जाती है कि देशांतर का प्रयोग हम करते किस लिए हैं? तो देशांतर का प्रयोग जो किया जाता है यह किस लिए किया जाता है? तो
तो यह समय को सॉरी यह जो किया जाएगा, हाँ ठीक है, समय को मापने के लिए किया जाता है, समय को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? समय को मापने के लिए किया जाता है। देशांतर का प्रयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। दो देशांतरों के बीच दूरी क्या होगी? दो देशांतरों के बीच समय का अंतराल, दो देशांतरों के बीच अगर देखें, दो देशांतरों के बीच समय का अंतराल जो होगा, समय अंतराल वह कितना होगा कि यह 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। समझ में आ रहा है? दो देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितने का होता है? वह 4 मिनट का होता है। क्लियर? चलिए, बहुत बार सवाल आया है इसलिए दे दिया। ठीक है, अब जरा देखेंगे एक और देखेंगे कि यहां से देशांतर के प्रयोग जो हम करते हैं समय को मापने के लिए, हमारे यहाँ क्या है कि देशांतर रेखा जो समय को मापने के लिए किया जाता है, उसके अगर बीच की दूरी पूछ ले तो कभी कभी पूछा कि इनके दो देशांतरों के बीच की दूरी पूछ ले, दो देशांतर के बीच की दूरी और इसकी दूरी क्या है तो 111.3 किलोमीटर इतनी होती है। क्लियर, समझ आप? कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? नहीं होगी। अब जरा देखिएगा कि यह जो देशांतर में हमें पढ़ना पड़ता है जीएमटी और हमें पढ़ना होता है आईडीएल और हमको पढ़ना होता है आईएसटी, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि एक हमारा जो है जिसको हम कहते हैं जीएमटी, ठीक है। और जीएमटी की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, इसको कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिससे हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। इसको क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह बीपीएससी का सवाल है, आ चुका है बीपीएससी में कि 0 डिग्री अक्षांश को एक और किस नाम से जाना जाता है, देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह कहां पर स्थित है, कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और 0 डिग्री जब देशांतर पर स्थित है तो ये कहां पड़ता है, किस देश में? तो यह ब्रिटेन में है, यानी इंग्लैंड में है। पूछेगा आपसे सवाल कि ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से होकर गुजरती है? तो यह कहां से होकर गुजरेगी? ब्रिटेन से। या प्रधान यामोत्तर रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो वह 0 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यह 0 डिग्री देशांतर हो गया जो ब्रिटेन से होकर गुजरती है। और पूरे विश्व का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वह कहीं और से नहीं किया जाता है। कहां से किया जाता है? तो किया जाता है कहां से? यही जीएमटी से। तो यह क्या है? विश्व का मानक समय है, पूरे विश्व के देशों का मानक समय, विश्व के देशों का मानक समय है। कहां से निर्धारित होगा? तो जीएमटी से होता है। यहीं से विश्व के देश अपनी घड़ियों को, अपने समय को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। और हम भी मिला के आ गए हैं कहां? आपके बीच। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो विश्व के देशों का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। इसके बाद देखिएगा कि भारत का अगर हम देखें कि मानक समय जो है वह क्या है, भारत का मानक समय अगर देख लें तो इससे कितना है? तो भारत का मानक समय जो है वह 5.5 घंटा किससे? जीएमटी से आगे है। क्लियर, 5.5 घंटा आगे। ये भी बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा कि भारत का मानक समय कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। जल्दी करें। चलिए, मिटा दें। चलो भाई, मिटाते हैं। जीएमटी के बाद अगर हम देखें तो एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। चलो, जरा देखिएगा कि जीएमटी के बाद एक आता है जिसको हम कहते हैं आईडीएल कहा जाता है।
इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल डेटम लाइन, इंटरनेशनल डेटम लाइन है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब जरा देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां है। तो यह 180 डिग्री देशांतर पर है। कितने डिग्री देशांतर पर? 180 डिग्री देशांतर पर, एकदम बिल्कुल। आई जरा देखिए ना, बिल्कुल सीधी लाइन है ना। सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का। तो कितने डिग्री पर हुआ? 180 डिग्री। क्लियर? 180 डिग्री देशांतर पर है। और यह कहां से होकर गुजरती है? तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। गजब, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो सवाल पूछेगा कि प्रशांत महासागर से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो कौन सी गुजरेगी भाई? तो हम देख लेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और यह एक समानांतर है किसका? बेरिंग जल संधि का। तो पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर है? तो आइए डायग्राम में आ जाए। बेरिंग जल संधि, यह बेरिंग जल संधि, यह बेरिंग जल संधि के समानांतर है, जल संधि के समानांतर। क्लियर? समानांतर है। अब जरा देखिए कि आइडियल की स्थिति क्या है कि जब हम इधर जब चलते हैं, पूरब की ओर चलेंगे, तो यहां क्या होगा? यह तिथि को निर्धारित करता है, लेकिन जो जीएमटी था वह जीएमटी किसको? समय को निर्धारित करता था। बस थोड़ा सा केयर करेंगे कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो था वह विश्व के समय को निर्धारित करता है, लेकिन जो आइडियल है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किसको निर्धारित करता है? तो वह तिथि को निर्धारित करता है। तो जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसी तरह से है और एक जगह कट किया गया है प्रशांत महासागर में, और कट करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है कि इसको केवल वाटर में ही रखा गया है, जल में ही रखा गया है, और बीच में लैंड पड़ने के कारण उसको वहां पर क्या किया? कट करके नीचे लाया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरेगी, बेरिंग जल संधि के समानांतर है। और जैसे ही इसके हम पूरब जाते हैं, तो जैसे पूरब जाएंगे तो क्या होगा कि एक दिन इसके जो होंगे वह क्या किए जाएंगे? प्लस कर दिए जाएंगे। और लेकिन इधर जब जाइएगा तो एक दिन क्या होते हैं? यहां माइनस कर दिए जाते हैं। ये कौन सा है? ये हमारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसके बाद आता है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय, तो आइए देखते हैं। विश्व को अगर हम देखें, पूरा वर्ल्ड को 24 जोनों में बांटा गया है, यानी विश्व को टोटल 24 समय के जोनों में बांटा गया है, जिसमें अगर पूछ लेता